हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केकेजी क्लासेस। कैसे हो आप लोग? आशा करते हो अच्छे होंगे। हम लोग इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, थंबनेल में देखा होगा। तो जो हम लोग 50 वीवीआई केमिस्ट्री या सब फिजिक्स जो भी हो, यहाँ पर अभी केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 50 देंगे वीवीआई 2009 से लेकर अभी तक जो एग्ज़ाम लिया गया होगा, टोटल हम डील करेंगे उसमें से। जो भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो यह पार्ट 2 है केमिस्ट्री के। इससे पार्ट 1 हम दिए हुए हैं, अगर उसको नहीं देखे हैं तो जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको देखिए। उसके बाद यहाँ पे आके देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो बस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी अवश्य दबा दीजिएगा, कि ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप तक तुरंत पहुँच जाएगा। चलिए वीडियो शुरू कर देते हैं, क्योंकि देखिए आपके लिए बिना देर किए मैं शुरू करता हूं, क्योंकि इससे पहले मैं क्वेश्चन दिया हूं 10। तो जाइए उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आइएगा। यह 11 नंबर क्वेश्चन होगा, 11 नंबर से क्वेश्चन होगा। 10 क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में दिए थे पार्ट 1 में। ओ माय गॉड, एक मिनट, हाँ पार्ट 1 में दिए थे। तो जाइए उसको देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, नहीं तो प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर लिखा होगा 50 वीवीआई केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें जाकर देख सकते हैं। तो यह 11 नंबर क्वेश्चन से है। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन यह है, देखिए अभी तक जो भी पूछा गया एग्जाम में सभी क्वेश्चन को हम डील करने वाले हैं। तो सटकी दोष क्या है, सटकी दोष क्या है। और यह क्वेश्चन 97, 11 और 16 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यह क्वेश्चन क्या है, सटकी दोष। सटकी दोष देखिए यहाँ पे अब दिख रहा है पिक्चर आपको। तो देखिए सटकी दोष बेसिकली कुछ नहीं होता। इस दोष में मतलब सटकी दोष में, इस दोष में अवयवी कण अपने जालक बिंदुओं को छोड़कर गायब हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे इस अवयवी कण को देखिए, यहाँ से गायब हो गया है, मतलब यह कहीं नहीं है। देखिए इस पर से जो अवयवी कण है, यहाँ देखिए प्लस ए है, माइनस बी है, प्लस ए है, माइनस बी है, लेकिन यहाँ पर देखिए तो कुछ नहीं है। यानी कि इस नियम के अनुसार, सटकी दोष में कहता है, इस नियम के अनुसार जालक बिंदुओं यानी कि अवयवी कण अपने जालक बिंदुओं को छोड़कर गायब हो जाते हैं, यानी कि भाग जाते हैं या बाहर निकल जाते हैं। इसे सटकी दोष कहते हैं। यह इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस बात को समझे होइएगा। देखिए यहाँ से, इसमें से और इसमें से देखिए हमें नहीं ना है, यानी कि यहाँ पे गायब हो गया, मतलब बाहर निकल गया होगा, तो इसी को सटकी दोष कहते हैं। इस बात को आप समझ पाए होइएगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं समझने वाला। तो इस दोष में अवयवी कण अपने जालक बिंदु, यह जालक बिंदु है, यह जालक बिंदुओं को छोड़कर गायब हो जाते हैं, इसे सटकी दोष कहते हैं। इस बात को आप समझ पाइए होगा। 1997, 2011, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। देखिए यह क्वेश्चन और फ्रेंकल दोष, सटकी दोष और फ्रेंकल दोष एक साथ दोनों पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर देखते हैं फ्रेंकल दोष क्या है। देखिए उसी का थोड़ा इसमें है। तो इस दोष में अवयवी कण जालक बिंदुओं को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। देखिए यहाँ पे इस जालक बिंदु को देखिए, यहाँ से छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चल गया। ये जरूरत नहीं कि यहाँ से यहीं जाएगा, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यानी कि अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। कोई भी यहाँ से उठ के, ई वाला उठ के यहाँ में आ जाएगा, यहाँ में आ जाएगा, यानी कि कोई भी जो जालक बिंदु है, बिंदु छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में। देखिए जो मैं इस प्रकार से जो मैं वीडियो बनाता हूँ, ऐसा शायद ही आपको यूट्यूब पर मिलेगा। इस प्रकार से वीडियो आपको कहीं नहीं मिलता। सिर्फ कॉपी पर कैसे लिख देगा कोई और आपको समझाएगा नहीं या पिक्चर बताएगा। मेन फंडा होता है समझने का फेरा। आप इससे समझ पाइएगा, यहाँ से जालक बिंदु उठकर अंतराकाशीय स्थान में चल जाएगा, तो इसको फ्रेंकल दोष कहते हैं। सीधा मोटे मोटे तौर पर आप समझ सकते हैं। जो अपना से थोड़ा सा समझ जाइएगा वो अपने से परिभाषा बना सकता है। तो इस दोष में अवयवी कण अपने जालक बिंदुओं को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, इसे फ्रेंकल दोष कहते हैं। क्या फ्रेंकल दोष कहते हैं। ये भी 97, 11 और 16 में क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि फ्रेंकल दोष और सटकी दोष एक साथ पूछा जाता है। तो बस सिंपल है, दोनों एक साथ पूछा जाता है। तो ये आप समझ पा रहिएगा, इसमें कुछ नहीं, इसमें जालक बिंदु अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, उसको फ्रेंकल दोष कहते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम पे जाइए। देखिए टेलीग्राम पे ज्वाइन करना बहुत आसान है। कितना आदमी बोलते हैं मुझको ज्वाइन करना है, टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिएगा KKG क्लासेस, जो मेरा चैनल का नाम है। वहाँ पे जाइएगा तो उसी से लोगो लगा होगा, उसमें जाइए, आपको वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन होने के बाद वहाँ पे PDF मिलेगा फ्री में। तो अब लेकिन PDF फ्री में तभी मिल पाएगा। देखिए ऐसे सब कोई पेड करने के लिए पैसा बोलता है, लेकिन मैं पेड करने के नहीं बोलता, फ्री में देता हूँ। लेकिन जब वीडियो वॉच कीजिएगा पूरा तभी मिल पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, उप सहसंयोजक संख्या क्या है। यह 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए ऐसे बेसिकली BSEB होता है बिहार बोर्ड के लिए, लेकिन C लिखा गया है, गलती से लिखा गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
BSE भी होता है। लिखा गया होगा, टाइपिंग करने में जो स्पेस दिया जाता है उसमें वर्ड चेंज हो जाता है कभी कभी। तो उपसंयोजक संख्या क्या है? तो यह 16 में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सीधा समझिए, किसी संकुल यौगिक में कुल लिगेंडों की संख्या कहीं उपसंयोजक संख्या कहते हैं। किसी, देखिए कोई ज़्यादा इतनी डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ परिभाषा याद करने का प्रयास करें। किसी संकुल यौगिक में, कोई भी संकुल यौगिक में उपसंयोजक यानी कि कुल लिगेंडों की संख्या कहीं उपसंयोजक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसंयोजक संख्या कहते हैं। तो यह कुछ नहीं समझने वाली बात था, और यह 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, यानी कि 14। देखिए आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। देखिए आदर्श विलयन एक और क्वेश्चन होगा, अनादर्श विलयन। देखिए दोनों क्वेश्चन है, दोनों एकदम तनका डिफरेंट है, कुछ नहीं थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन में। देखिए आदर्श विलयन क्या है, अनादर्श विलयन क्या है। यह 86, 19 और 20 दोनों में क्वेश्चन पूछा गया था, यानी 2019, 2020 यानी कि दोनों में क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि देखिए लगातार पूछा गया है, तो क्या जरूरत नहीं है कि अगला बार नहीं पूछा जाएगा, हरदम पूछा जाएगा, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आदर्श विलयन क्या है? देखिए आदर्श विलयन समझने से पहले आपको राउल्ट के नियम थोड़ा सा, लेकिन सीधा राउल्ट के नियम आपको पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। आप नहीं तो आपको हम बताए होंगे, आप जाइए वहाँ पे सॉल्यूशन का एक वीडियो होगा, उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, तो वहाँ पे होगा। तो यहाँ देखिए आदर्श विलयन क्या है। वे विलयन जो सांद्रण तथा ताप के सभी परिस्थितियों में, सीधा यहाँ ध्यान दीजिए, वे विलयन जो सांद्रण तथा ताप के सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। देखिए कुछ नहीं है, वे विलयन ध्यान सुनिएगा, वे विलयन जो सांद्रण और ताप के सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। अगर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता तो उसको अनादर्श विलयन कहते हैं। देखिए यहाँ पे मैं दोनों समझाने का एक साथ प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, वे विलयन जो सांद्रण और ताप के सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, सिर्फ यहाँ पे नहीं लग गया तो वह अनादर्श हो गया, अगर नहीं हटा दिए तो आदर्श हो गया। आदर्श ऐसे लिखाता है और अनादर्श इसमें इसके बीच में न लग जाता है। तो सीधा बात ध्यान दीजिए, अगर राउल्ट के नियम का पालन करेगा तो उसको आदर्श विलयन कहते हैं, अगर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा तो अनादर्श विलयन कहते हैं। तो यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, उसको आदर्श विलयन कहते हैं। सिंपल है, राउल्ट के नियम इससे बाद वाला वीडियो में हम आपको पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो भी पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, राउल्ट के नियम। तो वे विलयन जो सांद्रण और ताप के सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहता है। 1986 और 2000, देखिए 1900 जाना में लग रहा है, वह 1900 समझिएगा, नहीं तो सभी भी 2019 यानी कि 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन अनादर्श विलयन में कुछ नहीं, वे विलयन जो सांद्रण और ताप के सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, अनादर्श विलयन कहलाता है। और दोनों क्वेश्चन एक साथ पूछा जाता है, यानी कि 86, 19 और 20 में क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं, यह थोड़ा एक क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा समझिए, और यह फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम है। इससे पहले वाले वीडियो में आपको फैराडे का प्रथम नियम बताए थे, और यह फैराडे का द्वितीय नियम है। तो फैराडे का प्रथम नियम आप नहीं देखे हैं, वह 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, फैराडे का प्रथम नियम। तो जाइए, फैराडे का द्वितीय नियम इंपॉर्टेंट है अगला एग्जाम के लिए। तो यह देखिए क्वेश्चन क्या है, फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम, चाहे फैराडे का द्वितीय नियम फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पूछा जाता है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 17 और 14 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। क्या है, इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार, फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार विभिन्न विद्युत अपघट्य, यानी कि विभिन्न विद्युत अपघट्य के विलयन में, यानी कि विलयन विभिन्न होना चाहिए, अलग अलग विलयन हो, 2 विलयन मान के विभिन्न अलग अलग विभिन्न विद्युत अपघट्य के विलयन में समान विद्युत धारा, यानी कि दोनों में धारा जो प्रवाहित है, यानी कि समान विद्युत धारा है। इसमें देखिए विलयन दोनों अलग है, यानी कि दोनों भिन्न विद्युत अपघट्य के विलयन, यानी कि विलयन जो है, विलयन है कि दोनों अलग अलग है, या दोनों में अलग अलग डिफरेंट है, लेकिन धारा प्रवाहित हो रहा है, धारा दोनों में समान धारा प्रवाहित हो रहा है, यानी कि समान धारा प्रवाहित की जाती है। तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त धातुओं की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर मुक्त धातुओं की मात्रा उसके तुल्यांकी, यानी कि रासायनिक तुल्यांकी या तुल्यांकी भारों का समानुपाती होता है। क्या होता है, तुल्यांकी भार का समानुपाती होता है। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आप समझ पा रहिएगा मैं क्या कहना चाहता है कि देखिए दो भिन्न जो भी को
क्या भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य के बिलियन, जो बिलियन है भिन्न भिन्न, देखिए में समान धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त धातुओं की मात्रा उसके रासायनिक तुल्यांक, यानी कि रासायनिक तुल्यांक या तुल्यांकी भार कहिए, तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। यानी कि यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप समझ पाइएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो फ्री में आपको PDF मिलेगा, टेलीग्राम पे चाहिए। देखिए अगर देखिए वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए या लाइक कर दीजिए, आपको इति होना चाहिए, लेकिन चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी मेहनत बहुत लगता है यार, दिन भर इसी में मेहनत लगता हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है ऐसा यार, दिन भर आपके पढ़ाता हूँ, आपके ऊपर मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन देख पड़ेगा, यह 17 और 14 में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देखिए अभी क्वेश्चन 14 और 15 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यह ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में काम आएगा। कॉपर के 2 मुख्य अयस्क का नाम लिखे, कॉपर का 2 मुख्य अयस्क का नाम लिखे। देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो कॉपर का 2 मुख्य अयस्क क्या है, तो कॉपर पैराइट और क्यू पैराइट, कॉपर पैराइट और क्यू पैराइट। देखिए ऑब्जेक्टिव में बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कॉपर पैराइट किसका अयस्क है, तो आप बता सकते हैं, तो कॉपर पैराइट कॉपर का अयस्क है। या कॉपर का 2 मुख्य अयस्क का नाम लिखे, तो मुख्य अयस्क कॉपर पैराइट, जिसको सूत्र होता है CuFe बड़का F होगा, Fe H2 जो H2 है बेस है, और क्यू पैराइट का सूत्र होता है Cu2 होता है। तो यह क्यू पैराइट का है और यह कॉपर पैराइट का है। देखिए ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए दोनों, क्योंकि देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन 14 और 15 में क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, देखिए 18 नंबर भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन 14 और 19 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए ऐसा क्वेश्चन ही, ऐसे P ब्लॉक के क्वेश्चन है, यानी कि देखिए ऐसा क्यों, मतलब कारण संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। देखिए अमीन या यमीन कह सकते हैं, यमीन भी लिख सकते हैं, अमीन को यमीन भी, ऐसी अमीन यमीन भी पढ़ा जाता है। यमीन अमोनिया से प्रबल क्षार होता है क्यों, यानी कि एमीन जो है अमोनिया से प्रबल क्षार होता है क्यों, यही आपको बताना है। तो जो भी है तो क्या है, देखिए एमीन में धनात्मक इनकटिव प्रभाव के कारण, एमीन में धनात्मक इनकटिव प्रभाव के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। यानी कि एमीन में धनात्मक, जो एमीन है, एमीन में धनात्मक इनकटिव प्रभाव के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर, जो नाइट्रोजन परमाणु है उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। क्या इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, अतः एमीन अमोनिया से प्रबल क्षार होता है। ऐसे भी कर सकते हैं, या एग्जामिनर को उलझाने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले क्वेश्चन को लिख दीजिए, क्या लिखिएगा, एमीन अमोनिया से प्रबल क्षार होता है क्योंकि एमीन में धनात्मक इनकटिव प्रभाव होने के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, अतः एमीन अमोनिया से प्रबल क्षार है। इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यह क्वेश्चन 14 और 19 में क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं इस प्रकार से इसलिए क्वेश्चन लाता हूँ हरदम, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर से बार बार क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जाता है। नहीं तो आपके सामने 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 18 से 20, इसमें से 8 तो आपका क्वेश्चन इससे लड़बे करेगा, फिक्स है, वो तो फिक्स है। देखिए हल्का क्वेश्चन का मतलब ही होता है कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछा गया, उसको हल्का क्वेश्चन बोलते हैं। ये नहीं कि सभी हल्का क्वेश्चन है, सभी भारी क्वेश्चन है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर से पूछा गया क्वेश्चन को हल्का क्वेश्चन बोलते हैं। समझ गया ना, तो यह क्वेश्चन आप समझ पाइएगा। तो इनकटिव, जो एमीन में धनात्मक इनकटिव प्रभाव के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, अतः एमीन अमोनिया से प्रबल क्षार है। आपको इसको याद करना पड़ेगा, कोई इसमें समझा नहीं सकते। क्या समझाएंगे इसमें, हम आप ही बताइए ना। इसको आपको याद करना पड़ेगा, 2-4 याद कर लीजिए, जिसमें 1-2 पूछ ही देगा। तो यह 14 और 19 में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वीडियो पसंद आ रहा होगा तो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए दिल से मेहनत करता हूँ। तो आप समझ पा रहिएगा क्या कहना चाह रहा हूँ। एनिलीन HCl में, एनिलीन कहिए या एमीन भी लिख सकते हैं ऐसा, एनिलीन HCl में घुलनशील है क्यों, एनिलीन HCl में घुलनशील है क्यों, मतलब एनिलीन जो भी है, HCl जो अम्ल है उसमें घुलता है, क्यों घुलता है, उसका कारण बताना है। तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एनिलीन HCl में घुलनशील है क्योंकि, देखिए मैं तो सजेस्ट करूंगा ऐसे लिखिए जरूर कि एनिलीन HCl में घुलनशील है क्योंकि, जरूर लिखिएगा। उसके बाद लिखिए क्योंकि
एनिलीन क्षारीय प्रकृति होने के कारण यह अम्ल HCl में घुलनशील साल्ट बनाता है। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एनिलीन HCl में घुलनशील है क्योंकि एनिलीन क्षारीय प्रकृति होने के कारण यह HCl में घुलनशील है। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या कहा आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। एनिलीन, आप देखिए एनिलीन HCl में घुलनशील है क्योंकि एनिलीन HCl में घुलनशील है क्योंकि, सुन पा रहे हैं ना, क्योंकि एनिलीन क्षारीय प्रकृति के होने के कारण HCl में घुलनशील है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। यानी तो इस प्रकार से मैं दिया हूँ उसको भी लिख सकते हैं, एनिलीन क्षारीय प्रकृति होने के कारण यह अम्ल HCl में घुलनशील है, या HCl में घुलनशील साल्ट बनाता है, HCl में घुलनशील होता है। लेकिन मेन फंडा क्या है कि एनिलीन जो कि क्षारीय प्रकृति है, जब क्षारीय प्रकृति अम्ल में आराम से घुल जाएगा, तो वही बात कर रहा है। तो यह 14 में क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपको दया मया आया होगा तो प्लीज़ जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए दिल से मेहनत करता हूँ। और एक और मेरा दूसरा चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, यह लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। 20 नंबर क्वेश्चन, यह लास्ट क्वेश्चन है। अगर इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे जाइए, देखिए उसमें 10 क्वेश्चन आपको बताए थे। ओ माय गॉड, एक मिनट, हाँ 10 क्वेश्चन उसमें बताए थे, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन क्या है, मूललता है, मूलरता को परिभाषित करें। एक मूलरता होता है, एक मूललता होता है। तो ये मूलरता है, यह भी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूलरता को परिभाषित करें, तो आप आराम से इसको तब याद किए होइएगा। किसी 1 लीटर बिलियन में, किसी 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय की कुल मोलों की संख्या बिलियन की मूलरता कहलाता है। देखिए आप ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा, किसी 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय की कुल मोलों की संख्या बिलियन की मूलरता कहलाता है। यह 15 में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यह क्वेश्चन सब, जो भी क्वेश्चन मैं लाता हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ढूंढ कर मैं लाता हूँ, उसको मैं देखता हूँ सर्च करके, यार है या नहीं, पूछा गया है नहीं, क्वेश्चन बैक उलिटता हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उलिटता हूँ। यानी कि क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को मैंने टाइपिंग करने में देखना पड़ता है, यार क्वेश्चन पूछा या नहीं, फेक है या नहीं। यार बहुत दिल से मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट एक दो करिए दीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, जो करना है आपको, दिल पर हाथ रख के जरूर कीजिएगा। सॉरी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।